हेलो स्टूडेंट। लॉकडाउन पीरियड में आज अपन एक 12th का नया चैप्टर चालू करेंगे। चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ये 12th का सॉलिड स्टेट और सॉल्यूशन के बाद तीसरे नंबर का चैप्टर है। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और फिजिकल केमिस्ट्री का सबसे लेंथी चैप्टर है। इसमें से हर साल हर एग्ज़ाम में कोई ना कोई क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है। चैप्टर बहुत आसान है, लेकिन इस चैप्टर को अच्छी तरह से समझने के लिए हमें 11th क्लास के कुछ चैप्टर की अच्छी जानकारी होनी चाहिए। और 11 के वो चैप्टर है ऑक्सीडेशन रिडक्शन। ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन इस पूरे चैप्टर में हमारे बार बार काम आने वाला है। यदि आपके ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के कोई कंसेप्ट वीक हो तो एक बार उनको और आप रिपीट कर लें, रिवाइज कर लें, दोहरा लें। इसके अलावा 11th में कुछ और भी चैप्टर है, जैसे कि थर्मोडायनेमिक्स, वो इस चैप्टर में हमारे काम आएगी। इक्विलिब्रियम, जितना हमने इक्विलिब्रियम 11 में पढ़ा है वो इस चैप्टर में हमारे काम आने वाला है। चैप्टर है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, विद्युत रसायन। प्यारे छात्रों, हम डेली लाइफ में इलेक्ट्रिक एनर्जी को सबसे ज़्यादा काम में लेते हैं। जो भगवान का बना है ऊर्जा का स्रोत है सूर्य, ये तो खैर डायरेक्ट इनडायरेक्ट हम सबके काम आता ही है और सबसे ज़्यादा काम में आता है। लेकिन इसके अलावा यदि हम एनर्जी का कोई अदर सोर्स यदि काम में लेते हैं जो सबसे ज़्यादा डेली लाइफ में हमारा यूजफुल है, वह है इलेक्ट्रिक एनर्जी, विद्युत ऊर्जा। और इसकी वजह यह है कि हम इलेक्ट्रिक एनर्जी को बड़ी आसानी से अदर फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे हम इससे बल्ब जला सकते हैं, पंखा चला सकते हैं, हीटर चला सकते हैं, फ्रिज से इससे ठंडक प्राप्त की जा सकती है। और अब तो बिजली से ट्रेनें भी चलती है, आने वाले समय में हवाई जहाज भी उड़ा करेंगे। तो इलेक्ट्रिक एनर्जी को हर फॉर्म में कन्वर्ट करना बहुत ही आसान है, इसलिए ये बहुत ही सुविधाजनक ऊर्जा का स्रोत है और इसको हम डेली लाइफ में काम में लेते हैं। हम इस चैप्टर में इलेक्ट्रिक एनर्जी के बारे में जो पढ़ेंगे, जो पढ़ने जा रहे हैं, वो एनर्जी पढ़ेंगे जो हमें बैटरी से मिलती है, सेल से मिलती है। जैसे आप मोबाइल में बैटरी चार्ज करते हैं, वो इलेक्ट्रिक एनर्जी देता है हमको। टॉर्च में बाजार से खरीद कर सेल डालते हैं, वो हमें इलेक्ट्रिक एनर्जी प्रोवाइड करता है। सेल अनेक तरह के होते हैं। कुछ सेल ऐसे हैं कि जो एक बार काम में लिए डेड हो गए, फेंक दिए जाते हैं, जैसे कि टॉर्च का सेल। कुछ सेल ऐसे होते हैं जिनको कि बार बार रिचार्ज किया जा सकता है, जैसे कि कार मोटरसाइकिल की बैटरी, मोबाइल की बैटरी, जिनको बार बार हम चार्ज करते रहते हैं। इसके एक डेफिनेट साइकिल टाइम होता है और ये लंबे चलते हैं, साल 2 साल 3 साल चलते रहते हैं। तो बैटरी और सेल से मिलने वाली जो इलेक्ट्रिक एनर्जी है, उसके बारे में हम इस चैप्टर में विशेष रूप से डिस्कस करने वाले हैं। चलो पहले समझते हैं कि ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, विद्युत रसायन आखिर है क्या। देखिए, ऊर्जा के प्रकृति में अनेक स्वरूप हैं, उनमें से 2 स्वरूप बड़े इंपॉर्टेंट है, एक इलेक्ट्रिक एनर्जी और एक केमिकल एनर्जी। तो यहां पर देखिए,
एनर्जी, एनर्जी, इसी को हिंदी में हम कहते हैं ऊर्जा। अब यहां पर इसके दो अलग अलग फॉर्म्स हैं। नंबर एक है इलेक्ट्रिक एनर्जी, और दूसरा होता है केमिकल एनर्जी। इसी इलेक्ट्रिक एनर्जी को हम हिंदी में कहते हैं विद्युत ऊर्जा, और केमिकल एनर्जी को हिंदी में कहते हैं रासायनिक ऊर्जा। अब जरा हम समझ लेते हैं, दरअसल इस चैप्टर में दोनों का इंटर कन्वर्जन है कि हम कैसे इलेक्ट्रिक एनर्जी को केमिकल एनर्जी में और कैसे केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे। बट उसके पहले समझे तो सही कि इलेक्ट्रिक एनर्जी बेसिकली है क्या, केमिकल एनर्जी बेसिकली है क्या, इलेक्ट्रिक एनर्जी जनरेट कब होती है, पैदा कब होती है। पहले अपन डिस्कशन तो करें इसका। तो देखो इलेक्ट्रिक एनर्जी क्या है कि जब भी कोई चार्ज फ्लो होता है, कोई आवेश प्रवाहित होता है, तो उसके कारण एक एनर्जी डेवलप होती है, एक ऊर्जा पैदा होती है, और उसी ऊर्जा को कहते हैं इलेक्ट्रिक एनर्जी, अर्थात विद्युत ऊर्जा। तो विद्युत ऊर्जा का सीधा सीधा मतलब है आवेश के प्रवाह के कारण उत्पन्न ऊर्जा, आवेश के प्रवाह के कारण उत्पन्न ऊर्जा, हम इसे कहते हैं इलेक्ट्रिक एनर्जी। एनर्जी प्रोड्यूस्ड ड्यू टू द फ्लो ऑफ चार्ज, हम इसे कहते हैं इलेक्ट्रिक एनर्जी। जब भी कोई आवेश बहेगा तो उसके प्रवाह के कारण एक एनर्जी पैदा होगी, एक एनर्जी जनरेट होगी, हम उसे कहेंगे इलेक्ट्रिक एनर्जी। अब केमिकल एनर्जी का मतलब क्या होता है। आपने 9, 10, 11 क्लास में पढ़ा है कि सभी पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं। ये छोटे छोटे कण 3 प्रकार के हो सकते हैं, अणु हो सकते हैं, परमाणु हो सकते हैं, आयंस हो सकते हैं। जैसे पानी का कण एक अणु के रूप में है, सब जानते हैं H2O। हीरे का कण एक परमाणु के रूप में, कार्बन का परमाणु। और नमक के कण आयन के रूप में होते हैं, जिसमें सोडियम धन आयन के रूप में है और क्लोरीन ऋण आयन के रूप में होता है। तो सभी पदार्थ छोटे छोटे कणों से निर्मित है। इन पदार्थ के कणों के बीच में आकर्षण और प्रतिकर्षण भी होता है, आकर्षण भी है और प्रतिकर्षण भी है। जैसे नमक का एग्जाम्पल ले लीजिए। अब नमक में एक धनायन है और एक ऋणायन है, और जैसा कि हम जानते हैं कि समान आवेशों के बीच में प्रतिकर्षण होता है और विपरीत आवेशों के बीच में आकर्षण होता है। तो नमक के अंदर सोडियम धनायन और क्लोराइड ऋणायन के बीच में आकर्षण है, और धनायन धनायन के बीच में प्रतिकर्षण है, और ऋणायन ऋणायन के बीच में भी प्रतिकर्षण है। कहने का मतलब पदार्थ के कणों के बीच में आकर्षण और प्रतिकर्षण होता है। और आपने 11th में समझा है, पढ़ा है कि आकर्षण और प्रतिकर्षण का सीधा सीधा संबंध ऊर्जा से है। आपने अच्छी तरह से पढ़ा है कि जब प्रतिकर्षण बल बढ़ता है तो ऊर्जा बढ़ती है। जब भी दो निकायों में रिपल्शन फोर्स होगा वहां एनर्जी इंक्रीज होगी, ऊर्जा बढ़ेगी। और जहां आकर्षण बल बढ़ता है वहां ऊर्जा घटती है। अब क्योंकि पदार्थ छोटे छोटे कणों से बना है, कणों के बीच में आकर्षण और प्रतिकर्षण है, तो निश्चित है कि पदार्थ के अंदर एक ऊर्जा है, एक एनर्जी है, और इसी एनर्जी का नाम है रासायनिक ऊर्जा, यानी कि केमिकल एनर्जी। सिंपल भाषा में डेफिनेशन की फॉर्म में कह सकते हैं कि पदार्थ के कणों के मध्य लगने वाले आकर्षण और प्रतिकर्षण के कारण जो निहित ऊर्जा है, हम उसी को रासायनिक ऊर्जा कहते हैं। यानी कि एनर्जी ड्यू टू द attraction and repulsion force between the constituent particles of the substance,
हम इसे कहते हैं केमिकल एनर्जी। चलो यहां पर इसको हम लिखते हैं कि पदार्थ के कणों के मध्य उपस्थित बलों के कारण निहित ऊर्जा, हम इसे कहते हैं केमिकल एनर्जी, रासायनिक ऊर्जा। चलो इसको अंग्रेजी में भी नोट डाउन करते हैं। एनर्जी प्रोड्यूस ड्यू टू फ्लो ऑफ चार्ज, फ्लो ऑफ चार्ज, और ये है आपके कि एनर्जी ड्यू टू द forces between particles of substance। ये होती है आपके केमिकल एनर्जी। अब इलेक्ट्रिक एनर्जी और केमिकल एनर्जी। अब आप जैसे कोई बैटरी लेते हो, कोई सेल लेते हो, उस सेल के अंदर कोई ना कोई केमिकल भरा होता है, कोई पदार्थ उसके अंदर फिलअप होता है, उसके कारण जो एनर्जी है दैट इज द केमिकल एनर्जी। और जब बैटरी को काम में लेते हैं तो उसमें जो इलेक्ट्रिक एनर्जी प्रोड्यूस होती है दैट इज द इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अब इस चैप्टर में बेसिकल क्या है, ये चैप्टर आपको बताएगा कि कैसे इलेक्ट्रिक एनर्जी को केमिकल एनर्जी में और कैसे केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जा सकता है। जब हम किसी सेल को, किसी बैटरी को काम में लेते हैं तो उसके अंदर जो ऑलरेडी पहले से केमिकल एनर्जी थी वो इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट होती है। इस दौरान उस बैटरी में जो भी मटेरियल था, जो भी पदार्थ था, वो किसी दूसरे पदार्थ में चेंज हो जाता है। और जब बैटरी को चार्जिंग पे लगाते हैं, एक बार बैटरी डिस्चार्ज हो गई, दोबारा हम चार्ज भी करेंगे, और चार्जिंग के दौरान फिर रिवर्स रिएक्शन होती है। उस चार्जिंग के दौरान हम बैटरी को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक एनर्जी के सोर्स से जोड़ देते हैं, और वो इलेक्ट्रिक एनर्जी क्या करेगी, उसका जो मटेरियल प्रोड्यूस हुआ था ड्यूरिंग द डिस्चार्जिंग, वो दोबारा उसको उसके ओरिजिनल मटेरियल में कन्वर्ट कर देगा। जब बैटरी फुल थी उस दौरान, उस समय जो पदार्थ बैटरी के अंदर भरा हुआ था वो दोबारा उसके अंदर फॉर्म हो जाता है, और इसी को बोलते हैं चार्जिंग, और इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रिक एनर्जी का केमिकल एनर्जी में कन्वर्जन, रूपांतरण। इस चैप्टर में पढ़ेंगे क्या, इस चैप्टर में पढ़ेंगे हम कैसे इलेक्ट्रिक एनर्जी को केमिकल एनर्जी में और कैसे केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। तो पूरा का पूरा चैप्टर इसी के ऊपर बेस्ड है, इसी पर टिका हुआ है। चलो अब आगे जरा देखते हैं। देखिए यहां पर अब देखो, ऊर्जा के कितने भी रूप क्यों ना हो, लेकिन जब भी ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में बदला जाता है तो हमें किसी सिस्टम की, किसी डिवाइस की हमको आवश्यकता होती है। कोई भी सिस्टम, कोई भी डिवाइस, जैसे कि सन से लाइट एनर्जी आ रही है अर्थ के ऊपर, अब हमको उस लाइट एनर्जी को हीट एनर्जी में कन्वर्ट करना है, तो एक पत्थर का टुकड़ा सूर्य के प्रकाश के नीचे रखा, वो गर्म हो जाता है। तो जो पीस ऑफ स्टोन है, जो पत्थर का टुकड़ा है, वो एक डिवाइस है, वो एक ऑपरेटस हो गया, एक मशीन हो गई जो कि लाइट को हीट में कन्वर्ट कर रही है। इसी तरीके से यहां भी तो दो तरह की एनर्जी आपके सामने है, एक इलेक्ट्रिक एनर्जी और एक केमिकल एनर्जी। दोनों को इंटरचेंज करना पड़ेगा। तो बिना किसी डिवाइस के ये इंटर कन्वर्जन
पॉसिबल नहीं है, संभव ही नहीं है। अब जिस अपरेटस के द्वारा इलेक्ट्रिक एनर्जी को केमिकल एनर्जी में या केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में बदलते हैं, उस उपकरण का, उस डिवाइस का नाम है सेल, बैटरी। याद आया? सेल, बैटरी। जिस सेल को, जिस बैटरी को आप डेली लाइफ में अनेकों बार काम में लेते आए हैं, यही वो डिवाइस है, वो अपरेटस है जिससे आप इलेक्ट्रिक एनर्जी को केमिकल एनर्जी में और वापस केमिकल एनर्जी को आप इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट कर पाते हैं। तो इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं? सेल। सेल। अब जरा सेल को समझते हैं। एक वैज्ञानिक रूप से, साइंटिफिकली, एक सेल की डेफिनेशन क्या है? तो सेल एक वो डिवाइस है, एक वो सिस्टम है, वो उपकरण है जो इलेक्ट्रिक एनर्जी और केमिकल एनर्जी को इंटर कन्वर्ट करता है, अंतर परिवर्तित करता है। हम उसको कहते हैं सेल। चलो इसकी डेफिनेशन पहले हिंदी में लिखते हैं। देखिए, एक निकाय जो विद्युत ऊर्जा एवं रासायनिक ऊर्जा को अंतर परिवर्तित करता है। एक निकाय है, एक मशीन है, टूल है जो इलेक्ट्रिक और केमिकल एनर्जी को इंटरचेंज करता है। मतलब वह विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में भी बदलता है और रासायनिक ऊर्जा को वापस विद्युत ऊर्जा में भी बदल सकता है। चलो इंग्लिश में जरा देखते हैं। अ सिस्टम by which we can enter convert the electric and chemical energy हम इसे कहते हैं सेल। तो यहां पर दो चीजें हैं, देखिए, एक इलेक्ट्रिक एनर्जी, दूसरा केमिकल एनर्जी। अब यहां भी दो तरह के कन्वर्जन हो गए। एक तो वो सेल जो इलेक्ट्रिक एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, एक वो सेल जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करता है। अब दोनों के अलग अलग नाम है, अलग अलग फंक्शनिंग वे दोनों के। देखिए, जो सेल इलेक्ट्रिक एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, हम उसे कहते हैं इलेक्ट्रोलिटिक सेल। तो इस डायरेक्शन में इस सेल का नाम होगा इलेक्ट्रोलिटिक सेल। अपोजिट डायरेक्शन में हम इसे कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। ध्यान रहे, नाम बड़े मिलते जुलते से हैं, इलेक्ट्रोलिटिक, इलेक्ट्रोकेमिकल, कंफ्यूजन हो। दोनों सेल अलग अलग हैं, दोनों के
फंक्शनिंग अलग अलग है। तो इलेक्ट्रोलिटिक सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। अब इनके हिंदी में भी नाम जरा देख लेते हैं। इलेक्ट्रोलिटिक सेल को हिंदी में कहते हैं विद्युत अपघटनी सेल। विद्युत अपघटनी सेल, इलेक्ट्रोलिटिक सेल। इलेक्ट्रोलिटिक अपघटनी, अपघटन की प्रक्रिया इसके अंदर होती है, इलेक्ट्रोलाइसिस का प्रोसेस इसके अंदर होता है, इसलिए नाम विद्युत अपघटनी सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को हिंदी में कहेंगे विद्युत रासायनिक सेल। इस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के और भी बहुत नाम है, यहाँ दूसरे नेम से। इस सेल को गैल्वेनिक सेल भी कहा जाता है। गैल्वेनिक सेल। इस सेल को वोल्टिक सेल भी कहते हैं। ध्यान रहे तीनों नाम एक ही सेल के हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, गैल्वेनिक सेल, वोल्टिक सेल। और इस चैप्टर का 50% जो भाग है वो इसी सेल के ऊपर बेस्ड है, जिसको हम गैल्वेनिक सेल कह रहे हैं। सबसे पहले अपन इसी को डिस्कस करते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को। इसको बाद में डिस्कशन करेंगे, इलेक्ट्रोलिटिक सेल को। पहले इसको देखते हैं अपन। चलो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोलिटिक सेल। इसी का दूसरा नाम है गैल्वेनिक सेल। इसी का तीसरा नाम है वोल्टिक सेल। जैसा कि पहले अपन डिस्कस कर चुके हैं कि यह सेल केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करता है। चलो सबसे पहले देखें, इसको थोड़ा पॉइंट वाइज इसको डिस्कस करते हैं अपन। इस सेल की खास बात क्या है कि जो भी आप ऐसी बैटरी या सेल आप काम में ले रहे हैं जिससे आपको इलेक्ट्रिक एनर्जी मिल रही है, प्राप्त हो रही है, वो सब इसी कैटेगरी के सेल है। और इस कैटेगरी के सेल का ध्यान रहे तीन अलग अलग नाम है, लेकिन तीनों एक ही सेल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यहाँ पर सबसे पहली चीज क्या कर रहा है सेल, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है। तो इस सेल के माध्यम से केमिकल एनर्जी चेंज इन इलेक्ट्रिक एनर्जी। पहली चीज यह सेल क्या करता है कि केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करता है। सेकंड चीज, इस सेल में होता क्या है जिससे केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। तो जब हम इलेक्ट्रिक एनर्जी के बारे में स्टार्टिंग में पढ़ रहे थे तो हमने कहा था कि इलेक्ट्रिक एनर्जी प्रोड्यूस कब होती है, जब आवेश प्रवाहित होता है, चार्ज का फ्लो होता है। अब किसी भी पदार्थ में चार्ज किस फॉर्म में होता है, इलेक्ट्रॉन की फॉर्म में या फिर आयंस की फॉर्म में। आयन भी तो इलेक्ट्रॉन को छोड़ने और इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने से बनते हैं। यदि कोई एटम या मॉलिक्यूल आयन में कन्वर्ट होगा तो इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान होगा। यदि इलेक्ट्रॉन देगा तो वो धनायन यानी कि कैटायन में बदल जाएगा।
और यदि इलेक्ट्रॉन लेगा तो ऋणायन मीन्स एनायन में कन्वर्ट होता है। तो चार्ज का फ्लो का यहां सीधा सीधा मतलब है या तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो या आयंस का फ्लो। अब इलेक्ट्रॉन का फ्लो कब होगा? जब कोई एक केमिकल, कोई एक मटेरियल इलेक्ट्रॉन लूज करे लेकिन साथ में दूसरा ग्रहण भी करे। यदि कहीं पर केवल इलेक्ट्रॉन गेनर हो, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने वाला मॉलिक्यूल हो, त्यागने वाला ना हो, तो फिर वो ग्रहण नहीं कर सकता। इसी तरह से यदि कहीं पर केवल इलेक्ट्रॉन को त्यागने वाला मॉलिक्यूल ही हो, ग्रहण करने वाला नहीं हो, तो इलेक्ट्रॉन का त्याग नहीं हो सकता। अब स्टार्टिंग में जो तुमसे कहा था कि 11 का एक चैप्टर बहुत काम आने वाला है इस चैप्टर में, और वह चैप्टर है रेडॉक्स रिएक्शन, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। अब जिन अभिक्रियाओं में इलेक्ट्रॉन छोड़े जाते हैं, इलेक्ट्रॉन त्यागे जाते हैं, उन्हें कहते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन। और जिन रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जाते हैं उन्हें कहते हैं रिडक्शन रिएक्शन। अब क्योंकि इलेक्ट्रिक एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए हमको इलेक्ट्रॉन का फ्लो चाहिए, चार्ज का फ्लो चाहिए, इलेक्ट्रॉन के रूप में चार्ज का फ्लो चाहिए, चार्ज बहना चाहिए, इलेक्ट्रॉन बहना चाहिए। और ये तभी होगा जब एक इलेक्ट्रॉन छोड़े और दूसरा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करे। इलेक्ट्रॉन छोड़ने को ऑक्सीडेशन कहते हैं और इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने को हम रिडक्शन कहते हैं। मतलब जब भी केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट होगी तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होगा, और दोनों को मिला के एक नाम देते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन। तो यहां पर रेडॉक्स रिएक्शन होती है। अब रेडॉक्स रिएक्शन थर्मोडायनेमिकली दो तरह की होती है, एक स्पॉन्टेनियस और एक नॉन स्पॉन्टेनियस। तो स्टूडेंट्स, विद्यार्थियों, ये ध्यान रखने की बात है कि इलेक्ट्रो केमिकल सेल में, ये थोड़ा अपन ने गलत लिख दिया यहां पर, इलेक्ट्रोलिटिक नहीं है, इलेक्ट्रोकेमिकल है। कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में या गैल्वेनिक सेल में स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन होती है, नॉन स्पॉन्टेनियस नहीं होती। अब स्पॉन्टेनियस ही क्यों, नॉन स्पॉन्टेनियस क्यों नहीं, इसको भी आगे अपन डिस्कशन करेंगे। फिलहाल एक अपन एक पॉइंट वाइज इसको समझने की कोशिश कर रहे हैं कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या है, इसके अंदर क्या होता है। तो यहाँ पर स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन होती है। तो अकर स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन, इसमें स्वतः रेडॉक्स अभिक्रिया होती है। थोड़ा मैं इसको हिंदी में लिख देता हूं, इसका मतलब होता है स्वतः रेडॉक्स अभिक्रिया होती है। देखिए क्या होता है कि जैसे आप किसी टॉर्च में सेल डालते हो, टॉर्च को ऑन करते हो, उसमें से लाइट निकलती है, उसमें से लाइट टॉर्च रोशनी देने लगती है। तो जब तक वो टॉर्च रोशनी दे रही है उसके अंदर इलेक्ट्रिक एनर्जी चल रही है। उस इलेक्ट्रिक एनर्जी प्रोड्यूस होने का मतलब है उसके अंदर चार्ज फ्लो हो रहा है, और इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन बह रहे हैं। और इलेक्ट्रॉन तभी बहेंगे जब कोई एक केमिकल, एक पदार्थ इलेक्ट्रॉन देगा और दूसरा पदार्थ इलेक्ट्रॉन लेगा। थर्मोडायनेमिक्स में, ऊष्मागतिकी में 11 में पढ़ा है आपने, रेडॉक्स रिएक्शन में स्पेशली, कि जो स्वतः प्रक्रम होते हैं, जो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होते हैं, वो प्रोसेस होते हैं जो एक बार स्टार्ट कर देने के बाद बिना किसी आउटर सपोर्ट के अपने आप संपन्न होते रहते हैं, और एक डेफिनेट टाइम में वो अपनी फाइनल स्टेट में पहुंच जाते हैं।
जैसे पानी का ऊपर से नीचे बहना, ऊपर ले जा करके पानी छोड़ दो, अपने आप नीचे आएगा डेफिनेट टाइम में। हाँ, एक बार ऊपर ले जाके छोड़ना पड़ेगा आपको, वह एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। जैसे किसी ज्वलनशील पदार्थ, जैसे कागज का टुकड़ा आपने बर्न कर दिया, बस एक बार जलाना पड़ेगा, अभी तब तक जलेगा जब तक पूरा कागज राख में परिवर्तित नहीं हो जाता। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। ठीक इसी तरीके से इस बैटरी के अंदर भी, इस गैल्वेनिक सेल के अंदर भी बस एक बार प्रोसेस शुरू करने के बाद रेडॉक्स रिएक्शन ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाती है। कैसे स्टार्ट होती है कि इलेक्ट्रॉन डोनर और इलेक्ट्रॉन गेनर, इलेक्ट्रॉन देने वाला और इलेक्ट्रॉन लेने वाला, बस दोनों को आप एक दूसरे के कांटेक्ट में ला दीजिए, अपने आप इलेक्ट्रॉन देने वाला इलेक्ट्रॉन देगा, अपने आप देगा। हाँ, कांटेक्ट में लाना पड़ेगा। इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने वाला मटेरियल पदार्थ इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा और इलेक्ट्रॉन का फ्लो, प्रवाह चालू हो जाएगा और उसी फ्लो से इलेक्ट्रिक एनर्जी प्रोड्यूस होती है। तो यहां पर इसमें आकर स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन। तो ध्यान दीजिए, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस नहीं है। वेरी इंपॉर्टेंट नोट है। नंबर थर्ड, अब जब बात स्पॉन्टेनिटी आ गई तो जरा थर्मोडायनेमिक्स को भी अपन इसमें शामिल कर लेते हैं। स्टार्ट में तुमसे कहा था कि इस चैप्टर में 11th के कुछ चैप्टर बहुत ज्यादा काम आने वाले हैं, कम से कम 3 चैप्टर तो, ऑक्सीडेशन रिडक्शन, इक्विलिब्रियम और थर्मोडायनेमिक्स। तो देखिए, थर्मोडायनेमिक्स काम आ रही है। अब प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है। अब 11 में थर्मोडायनेमिक्स में स्पॉन्टेनियस प्रोसेस और गिब्स फ्री एनर्जी चेंज, किसी भी प्रोसेस की स्पॉन्टेनिटी को रिप्रेजेंट करने वाला जो सबसे इंपॉर्टेंट थर्मोडायनेमिक फंक्शन है वो है गिब्स फ्री एनर्जी, गिब्स मुक्त ऊर्जा। और हमने पढ़ा 11th क्लास में कि किसी भी स्वतः प्रक्रम में निकाय की गिब्स फ्री एनर्जी डिक्रीज होती है, घटती है, यहां भी घटती है। बस सेल भी तो एक निकाय है, सेल भी तो एक यहां पर सिस्टम है जो कि केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है। और इस दौरान स्वतः स्पॉन्टेनियस रिएक्शन उसके अंदर हो रही है। और यदि रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है, प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है, तो निश्चित है कि गिब्स फ्री एनर्जी घटेगी, डिक्रीज होगी, यानी कि डेल्टा जी नेगेटिव होगा। तो यहां पर देखिए, तो डेल्टा जी इज नेगेटिव। डेल्टा जी सिंबल होता है गिब्स एनर्जी का, सभी जानते हैं आप लोग। 11 में बहुत डिटेल में इसके बारे में हमने डिस्कशन किया है, इसके न्यूमेरिकल भी किए हैं। अभी 12th में भी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स सोल्व करने वाले हैं। तो यहाँ पर गिब्स एनर्जी घटती है, और जब कोई प्रॉपर्टी घटती है तो प्रॉपर्टी का चेंज नेगेटिव होता है। नेगेटिव का सीधा सीधा मतलब ये होता है कि डेल्टा जी लेस देन 0, डेल्टा जी लेस देन 0, गिब्स फ्री एनर्जी। इसी में एक चीज और देखिए, नंबर 4। अब आपने पढ़ाई कि डेल्टा जी का गिब्स एनर्जी चेन का सीधा सीधा कनेक्शन है टोटल एंट्रोपी से, टोटल एंट्रोपी। अब जो टोटल एंट्रोपी होती है, देखिए उसका सीधा सीधा कनेक्शन यहां पर क्या है कि डेल्टा जी इक्वल टू माइनस टी डेल्टा एस टोटल। कर दिया? अच्छा, हाँ, तो अब देखिए यहाँ पर जरा इसको ध्यान दीजिए, ये डेल्टा एस जो एंट्रोपी चेंज है, अब एंट्रोपी 3 तरह की है, सिस्टम की एंट्रोपी, सराउंडिंग की एंट्रोपी, टोटल एंट्रोपी। तो देखिए डेल्टा जी का डायरेक्ट कनेक्शन डेल्टा इस टोटल से है, डेल्टा सिस्टम से नहीं। डेल्टा इस टोटल का फार्मूला है यहाँ पर। अब यदि डेल्टा जी नेगेटिव है तो ऑब्वियसली डेल्टा इस टोटल क्या होगा? पॉजिटिव, क्योंकि माइनस का साइन यहाँ पर ऑलरेडी लगा हुआ है। तो यहाँ पर आपके इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर जो डेल्टा एस टोटल जो होगा, टोटल वो होगा पॉजिटिव।
और पॉजिटिव का सीधा सीधा कनेक्शन, इसका मतलब यहाँ पर होता है कि डेल्टा एस टोटल इज ग्रेटर देन 0। तो 4 बातें हमने आज इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में जानी है। बाकी अपन नेक्स्ट क्लास में इसको डिस्कस करते हैं।